नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा बाबा का चुनावी ब्रह्मोस। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा में रहे और बांदा में उन्होंने बड़े बयान दिए। बेटियों की सुरक्षा, व्यापारियों की हिफाजत, ब्रह्मोस की ताकत और विपक्ष पर तीखा वार। बांदा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण ने सिर्फ चुनावी माहौल ही नहीं गरमाया, बल्कि नई राजनीतिक बहस को भी छेड़ दिया है। सीएम योगी ने साफ कहा कि जो बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता खुल जाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पहले युवाओं के हाथों में तमंचे दिए जाते थे, जबकि आज डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बन रही हैं। उन्होंने डबल इंजन सरकार को बुंदेलखंड के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और कानून व्यवस्था का आधार भी बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ विकास का रिपोर्ट कार्ड है या चुनावी रण का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश? क्या बुंदेलखंड में विकास और कानून व्यवस्था के दावे जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं? और क्या विपक्ष इन आरोपों का ठोस जवाब दे पाएगा या बीजेपी का यह नैरेटिव चुनावी बढ़त दिलाएगा? आपको सुनवाएंगे मुख्यमंत्री का बयान, लेकिन सोचिएगा कि लगातार पहले पूर्वांचल का दौरा किया और अब बुंदेलखंड में एंट्री कर ली है, यानी कि चुनावी मोड ऑन हो चुका है। लेकिन बांदा में क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। आज बुंदेलखंड में क्या नहीं है? आज सब कुछ है। महारानी दुर्गावती के नाम पे मेडिकल कॉलेज भी काम कर रहा है, कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी कार्य कर रहा है, पॉलिटेक्निक का शिलान्यास भी हो रहा है और उद्घाटन भी हो रहा है। कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य भी आज यहां पे होने जा रहा है। यह तभी संभव है जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, अच्छे लोग चुने जाते हैं। अगर भूमाफिया और कोई डकैत चुनाव जीत करके जाएगा तो जीतने के बाद वह व्यापारी का तो अपहरण करेगा ही, सम्मानित लोगों की जमीनों पर भी कब्जा करेगा, गरीबों को भी उजाड़ेगा। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ और सबके विकास का। आज बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर बहन को उपलब्ध हो रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमारी सरकार एक डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है, उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। योगी आदित्यनाथ जी अपने बयानों के कारण एक औसत दर्जे के मुख्यमंत्री साबित होते जा रहे हैं और इसके जिम्मेदार वो स्वयं हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारें युवाओं के हाथ में कट्टे देती थी। योगी आदित्यनाथ जी भूल जाते थे कि पूर्व की सरकारों के समय वो भी युवा ही हुआ करते थे। क्या उन्होंने कभी कट्टा हाथ में लिया? योगी आदित्यनाथ जी जो दावे कर रहे हैं कि आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खुलेआम सड़कों पे गोलियां चल रही हैं, वो भी स्वचालित आधुनिक हथियारों से। ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? बीजेपी सरकार में आधुनिक स्वचालित हथियार कहाँ से आ रहे हैं? इसका जवाब योगी सरकार को देना चाहिए। योगी सरकार इतिहास की पहली सरकार है जिसके कार्यकाल में नोएडा में मजदूर प्रदर्शन करते हैं तो उनका संचालन बताया जाता है कि पाकिस्तान कर रहा था। योगी आदित्यनाथ जी अपनी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुद ही खोल देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो दावे कर रहे हैं वो वास्तव में अयोध्या के प्रकरण से बचने के लिए हवाई बयानबाजियों की तरह दिखाई दे रहा है। बयान आपने सुने, अब आपको सीधे लेकर चलते हैं
अपने मेहमानों की तरफ। मेहमानों से परिचय कराएंगे और सीधा चर्चा का रुख करेंगे। लेकर आइएगा जरा स्क्रीन पर मेहमानों को। हमारे साथ दान बहादुर सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कुसुम सिंह चौहान भी जुड़ेंगी, प्रवक्ता हैं सुभाषपा की। आलोक सिंह विशेन हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। और इंजीनियर शैलेंद्र धुर्वा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। और हमारे ब्यूरो चीफ दीपक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दान बहादुर जी, बड़ा बयान दे दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वो कह रहे हैं कि 2017 से पहले विकास नहीं हुआ था, विकास 2017 के बाद शुरू हुआ। बुंदेलखंड जिसकी पहले पहचान गरीबी थी, आज उसकी पहचान विकास है। और पहले युवाओं के हाथ में कट्टे दिए जा रहे थे और अब तो युवाओं को मिसाइलें दी जा रही हैं। अब मिसाइल बनाने का काम युवा कर रहे हैं। राणा जी, आप सभी को मेरा अभिवादन और दर्शकों को मेरा प्रणाम। माननीय योगी जी आजकल राणा जी फिल्मी डायलॉग मारने लगे हैं। बांदा वो बुंदेलखंड 2 बार गए, इधर जल्दी जल्दी ललितपुर अभी गए थे और आज बांदा गए थे। ये जमीनी हकीकत को छोड़ करके कागजी और फिल्मी संवाद कर रहे हैं। अरे भाई, तमंचे की बात आप कर रहे हैं, वहां के युवाओं को आप अपमानित कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्ववर्ती सरकार में उनको लैपटॉप दिया गया, उनको आधुनिक शिक्षा से लैस किया गया, तकनीकी शिक्षा दी गई और आपने एक डिफेंस कॉरिडोर बना दिया। वो झुंझुना है एक तरह का। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, स्थानीय लोगों को। आप कहे थे कि तमाम औद्योगिक इकाइयां आएंगी, यमो भी हुआ आपका, लेकिन आए क्या जमीन पर? लोग आज भी राणा जी वहां पलायन के लिए तैयार हैं, पलायन कर रहे हैं। और आप बेरोजगारी बात नहीं करते, आप रोजगार बात नहीं करते, आप किसानों की लाचारी में बात नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें यमराज के यहां भेज रहे हैं। ये आपके डायलॉग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार ने वहां जब बहुत बड़ा संकट पानी का आया था तो महोबा में एक बहुत बड़ी परियोजना अर्जुन सहायक परियोजना चलाई थी। 2 राजकीय अस्पताल दिया था, बांदा में दिया था और जालौन में दिया था मेडिकल कॉलेज। और आपने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बजाय, डॉक्टर देने के बजाय, आधुनिक सुविधाओं युक्त मशीन देने के बजाय आपने नाम बदलना शुरू कर दिया। तो आपने 9 साल में यही किया। वहां किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने मुफ्त बोरिंग शुरू की, नहरों में सिल्ट सफाई किया था। बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट में मंडियों का आधुनिकीकरण किया गया था। मंडियों का उनके सामान बिचौलिए खरीदते थे, मंडियां बनाई गई इनको। उनके लिए एक संसाधन दिया गया, एक जगह निश्चित करके दी गई कि आप लोग अपना उत्पादन यहाँ बेच सकते हैं। और समाजवादी पार्टी ने तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो 1090 वीमन पावर लाइन दी थी, 100 डायल दिया था, 108 एम्बुलेंस दिया था। आपकी सरकार में सब ध्वस्त है। आपने विकास तो किया, आप बताते हैं हमने विकास किया। आपकी बुंदेलखंड एक्सप्रेस योजना उद्घाटन के मात्र 5 दिन बाद धस गई। राणा जी बुरी तरह से धस गई। इतनी बड़ी योजना इनकी थी, सपना देखे दिखाए थे ये न सड़क बना पाए वहां डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर। ठीक है, दान बहादुर जी, लौटूंगा आपके पास जी। शैलेंद्र जी, बड़ा आरोप है मुख्यमंत्री का ये कि पहले की सरकारों ने कोई विकास नहीं किया, जो भी विकास हुआ वो हमारी सरकार आने के बाद हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार सभी हमारे साथियों को। जी, मुख्यमंत्री जी को भी एक बोलने की अच्छी खासी जो है ओवर एक्टिंग अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी करने लगे हैं। जिस बुंदेलखंड में वो गए हैं, उसी बुंदेलखंड में इनके सिंचाई मंत्री को वहां के जनता ने बंधक बना के बैठा दिया था। जलकल योजना के माध्यम से जो वहां की सड़कें ध्वस्त कर दी गई है और किसी एक भी गांव में जलकल योजना के माध्यम से किसी भी गांव को सुचारू रूप से पानी नहीं मिल रहा है। इन्हीं के मंत्री थे। उन्होंने अभी भाषण में मुख्यमंत्री जी ने कोट किया है कि अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करने से विकास होता है। तो इनके जनप्रतिनिधि तो वही है सिंचाई मंत्री जी, जिनको वहां की जनता ने घंटों बंधक बनाया। इन्हीं की पार्टी के विधायक, इन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उनको घेराबंदी किया, उनको जलील किया कि आप एक भी गांव में चल के देख लीजिए कि सड़कें किस तरह से जलकल योजना के द्वारा तोड़ करके ध्वस्त कर दी गई है। कहीं कोई तार है जो तोड़ी गई है जलकल योजना के द्वारा, बनाने वाले लोगों के द्वारा, किसी को सही तरीके से सड़कों को सुचारू रूप से नहीं बनाया गया है। लोगों में आक्रोश था। उसी बुंदेलखंड की घटना है। इनके बड़े अति प्रिय करीबी मंत्री हैं
श्री सत्येंद्र सिंह जी, और उसके बिल्कुल। बाद भी मुख्यमंत्री जी जाके बुंदेलखंड की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह करना बंद करें। और रही बात तमच्चा की, तो मुख्यमंत्री जी का भी भाषण बिना हिंदू मुस्लिम के, बिना कट्टा के नहीं शुरू होता है। यहाँ के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने इतने सालों में, 9 सालों में कितना रोजगार दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी 20,000 नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। ओबीसी एससी के नौजवानों का आरक्षण का हक हिस्सा लूट लिया गया। यही लखनऊ की इको गार्डन में लगातार वो लोग अनवरत कई वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अभी आलोक जी। परीक्षा, नीट की परीक्षा हुई है, उसमें कितनी बड़ी धांधली हुई है। अभी इन्हीं के सरकार के रायबरेली के पूर्व आरटीओ, उसके घर में 20 करोड़ का सोना पाया गया है। इनके नाक के नीचे हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है। इनके लोक भवन में बैठे जो संजय प्रसाद, ऐसे तमाम अधिकारी वो प्रदेश को लूट रहे हैं। बिहार के आने वाले जितने अधिकारी आला कमान वो प्रदेश चला रहे हैं और देश का पैसा लूट करके हजारों करोड़ के मालिक बने हुए हैं। ये मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। आलोक जी, क्या अब सारे भाषण सिर्फ 2 ही वजह से दिए जा रहे हैं? एक तो यह कि राम मंदिर की काट कैसे ढूंढी जाए, और दूसरा यह कि चुनाव अब सिर पर है। आपकी तरफ से म्यूट है आलोक जी, उसे अनम्यूट कर लीजिए एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आलोक जी, एक बार जरा चेक कीजिएगा पीसीआर क्या प्रॉब्लम है। आलोक जी, लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ कुसुम सिंह चौहान भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है सुभाषपा पार्टी की। स्वागत है आपका कुसुम। कुसुम, मुख्यमंत्री जी का बयान क्या इसीलिए इस तरह के हैं कि किसी भी तरह से राम मंदिर में दान चोरी के मामले से नजर हटाई जा सके, ध्यान हटाया जा सके, इसीलिए सनातन, आस्था, सब पर बातें हो रही हैं जी। आपकी तरफ से भी म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए एक बार कुसुम। कुसुम जी, आपकी तरफ से म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। एक बार पीसीआर टीम जरा चेक कीजिएगा आलोक जी और कुसुम जी, कि एक बार जरा जो उनकी तरफ से म्यूट है उसको अनम्यूट कर लें वो, और कैसे करें एक बार जरा गाइड कर दीजिएगा। शैलेंद्र जी, देखिए कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना बुंदेलखंड में भी। ये बीजेपी की एक अपनी रणनीति है, साजिश है कि कैसे महत्वपूर्ण कोई ऐसी बात अगर समाज में पकड़ी जाती है, जैसे वो राम मंदिर को चोरी हुई है जो, अब उसको कैसे डाइवर्ट करें, उसके लिए कुछ उजुल भाषण दिए जाते हैं भाजपा द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, या इनके कुछ तथाकथित बड़े नेताओं द्वारा, कि उस मुद्दे से भटकाया जाए। जैसे नीट का मामला हुआ था, उसके बाद तत्काल जो है वहां तो हमारे, लेकिन शैलेंद्र जी, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि बुंदेलखंड में कुछ तो परिवर्तन आया होगा 2017 के बाद से लेकर अब तक, क्योंकि कई रिपोर्ट तो ये कह रही है कि 90% घरों तक तो पानी पहुंच गया है। अरे उसका ही तो उदाहरण है कि इनके मंत्री सत्येंद्र सिंह जी को लोगों ने बंधक बना के रखा था कई घंटों तक। क्या पानी गया था क्या? ये तो उदाहरण है ना, पूरी देश की दुनिया ने देखा है, इन्हीं के मंत्री थे, कहीं कुछ पानी नहीं गया है। के राणा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप स्वतः सर्वे करा लीजिए। मैं तो रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहा हूं ना, जो रिपोर्ट के आंकड़े कह रहे हैं, मैंने उस पर आपसे सवाल किया, जो रिपोर्ट के आंकड़े कह रहे हैं। ठीक है कुसुम जी, किसी भी प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई क्या? एक भी गांव में प्रॉपर जलकल योजना के माध्यम से सुचारू रूप से पानी नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के खोखले और झूठे वादे हैं। ठीक है शैलेंद्र जी, लौटूंगा आपके पास। एक बार जरा आलोक जी का पीसीआर जरा ठीक कराइएगा, जो भी प्रॉब्लम है। कुसुम जी, मुख्यमंत्री साहब के बयान क्या इसीलिए है कि किसी भी तरह से राम मंदिर दान चोरी मामले से ध्यान हटाया जाए, और चुनाव अब एकदम सिर पर है? ध्यान भटकाने की बात ही नहीं है। आपको मालूम है क्या कि 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, न्यायालय में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी होने के बाद न्यायालय तो सारी कहां जांच पहुंचा चल मामला रही भी? है। तो यहाँ पे ध्यान भटकाने वाली बात ही नहीं है। और रही बात बेटियों के बारे में, तो एनडीए की सरकार में बेटियां सुरक्षित शुरू से थी, हैं और रहेंगी। एनडीए की सरकार रही और माननीय प्रधानमंत्री का हमेशा एक
बेटियों के बारे में नारा रहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देख सकते हैं कि बेटी आज बच भी रही है और पढ़ भी रही है। आप बुंदेलखंड में क्या उठा हर लीजिए। घर तक पानी पहुंच गया है कुसुम जी? बुंदेलखंड में पहुंच हर रहा घर तक पानी पहुंच गया है क्या? जी पहुंच रहा है। जहां जहां सुविधाएं नहीं है वहां भी पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रहा है। सरकार अपनी काम अच्छी से कर रही है। और रही बात बेटियों के बारे में और व्यापारियों का, तो बेटी और व्यापारियों आज खुलेआम व्यापारी लोग घर से मुट्ठी में पैसा लेके, चाहे वो रात के 12 बजे हो चाहे 10 बजे हो, वो खुलेआम चल रहे हैं। अच्छा। वो डर नहीं रहे कि हमारी हत्या हो जाएगी, चोरी हो जाएंगे। और बेटी स्कूल से लेके कॉलेज विद्यालय से लेके कंडक्टर तक ले ड्यूटी कर रही है। आप देख सकते हैं आज हर जगह बेटियां, आपको हर एक विभाग में बेटियां मिल रही हैं, चाहे बस कंडक्टर से लेके किसी भी विभाग में आप देख लिए तो बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। कलेक्टर से लेके बस कंडक्टर तक ले बेटियां आगे बढ़ रही हैं। ठीक है आलोक जी, प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई क्या? आलोक जी आवाज आ रही है क्या आपको? आलोक जी, दान बहादुर जी, देखिए यही दावा आप कुसुम जी भी कर रही हैं जो मुख्यमंत्री ने कहा। वो कह रही है सीधे तौर पर कि बेटियां और व्यापारी सब सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। राणा जी, मैं कुसुम जी को कुछ याद दिला दूं, हालांकि आप महिला हैं, आपका पूरा सम्मान है। 2020 में एक हाथरस में घटना हुई थी, शायद पूरा देश हिल गया था कुसुम जी। और बता दें, आज जिस बांदा में गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां एक तिदवारी विधानसभा है। गन्ने के खेत में मात्र 3 साल की एक बेटी के साथ दुराचार होता है। और अब 3 साल की बेटी को आप समझिए, ये स्थिति है वहां बांदा की। हिमाचल में भाजपा का जिलाध्यक्ष अपनी पार्टी कार्यकर्ता की लड़की के साथ अनाचार करता है, बातें प्रकाश में आई है। हरिद्वार में बीजेपी की महिला पदाधिकारी की बेटी के साथ घटना हो गई। बिहार में महिला नेत्री सप्लाई गैंग चला रही थी। चंपावत में गैंग रेप हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ता की बेटी है। यूपी के महोबा में, जहां आप ये गए थे मुख्यमंत्री, महोबा में वहां की जिलाध्यक्ष पर महिला की नेत्री ने हंगामा किया, तमाम आरोप लगाए। उन्नाव में भाजपा विधायक का हाल आप देखे हैं। उत्तरांचल की अंकिता भंडारी की घटना सब जानते हैं। केरल में एक आरएसएस लड़का है, उसने आत्महत्या कर लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आप सरकार की बड़ाई कर रही है, इस एनडीए सरकार की, इसमें तो अनाचार और अत्याचार इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अब इसको सर्टिफिकेट दे रही है जाने को। कहीं भी कानून की व्यवस्था अगर ठीक रही होती तो इस तरह से अनाचार न बढ़ते, अत्याचार न बढ़ते। आप भाषण देकर जाकर के भाषण देते हैं बांदा में, वहां के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं कि कट्टा और बम की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यही उत्तर प्रदेश है जहां आपने 17,000 इनकाउंटर किए हैं, आप लंगड़ा और सब छोड़ कर लड़के। आखिर ये जो बदमाश हैं, ये जब गोली चलाते हैं, इनके पास कट्टा कहां से आए? भाजपा ने सप्लाई किया क्या? क्यों नहीं इस पर पाबंदी लगती है? आखिर कोई इन बदमाशों के पास शस्त्र कहां से आ रहे हैं? ये बहुत गंभीर विषय, बहुत चिंतनीय विषय है, इसे भागना नहीं है। जवाबदेही बनती है सरकार की, जो शुद्ध जवाबदेही है उससे आप भाग रहे हैं। बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, किसान परेशान है। आज खरीफ की फसल की धान की रुपाई चल रही है, डीएपी और यूरिया के लिए ट्राई कर रही, नकली खाद और डुप्लीकेट जो है बाजार में बिक रहा है और किसान जो है परेशान है। तब मिल नहीं रही है उसको आपके कोऑपरेटिव से और सरकारी जो व्यवस्था है। ठीक है दान बहादुर जी, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा आपके पास। आलोक जी, आवाज क्लियर है? हाँ, आवाज हमको आ रही है। ठीक है आलोक जी, सवाल ये कि देखिए अब विपक्ष सीधे तौर पर यही आरोप आप पर लगा रहा है कि जितनी भी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की, सब की सब सिर्फ चुनावी, जमीन पर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी जिस दिन शपथ लिए उस दिन विकास को ही प्राथमिकता देते हुए धरातल पे उतर गए। जहां तक रही हाथों में कट्टा की बात, पूर्ववर्ती सरकारों ने सभी बेरोजगारों को कट्टा थमा दिया था, उसी का परिणाम रहा। जो इनकाउंटर और कहीं बाहर से नए नए लड़के हैं, ये उन्हीं कट्टों का दौर था जो रोजगार के बिना हुए रोजगार मिला नहीं, कट्टों को हाथों में उन्होंने लिया, उन कट्टों को लिया, जिसका परिणाम रहा कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा करते थे। और जिसने पैदा किया उसका अगले चौराहे पे काउंटर हुआ। और जहां तक रही बात
हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे प्रदेश में भी उन्होंने विकास कार्य किए और पूर्ववर्ती सरकारों ने केवल कुछ स्थानों आलोक पे- जी आज से लगभग 2 महीने पहले हमने एक सर्वे कराया था। जी जी आप जाएंगे तो यूट्यूब पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। जी महुआ मुहिम कार्यक्रम में हमने आपकी नल जल योजना की स्थिति को देखने की कोशिश की थी और जितने जिलों की हमने रिपोर्ट मंगवाई थी सब जगह टंकियां तो बनी हैं, तो कहीं पाइपलाइन नहीं बिछा है, कहीं टंकी अधूरी है, कहीं घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं मोटर गायब है, कहीं टंकी टूट गई है, कहीं टंकी से झरझर पानी बह रहा है और कुछ जगहों पर तो ऐसा कि साल साल भर से अगर मोटर खराब हो गई है तो 2-3 साल से मोटर ही ठीक नहीं हुई, सड़कें खुद गई, पाइपलाइन बिछ गई, लेकिन पानी घरों तक नहीं पहुंचा एक बूंद भी। नहीं कुछ तो क्या इसको भी उसी आंकड़े में शामिल कर लें कि ये सब मिलाकर 90% हो गया है? नहीं कुछ जगहों पे ये दिक्कतें आई थी जो हम लोग की सरकार जब ऊपर तक बात पहुंची तो धरातल पे उसकी जांच हुई। और मैं जो तो अभी 2 महीने पुरानी बात बता रहा हूं आपको। मैं अब 2 महीने पुरानी जो वादा की घटना या जो कर रहे थे भाई साहब, जो उसमें दोषी था उसको दंडित भी किया गया। और मैं तो गोरखपुर, गोंडा, मैं तो इनकी भी बात नहीं, कर रहा हूं, सिर्फ बुंदेलखंड की नहीं, पूर्वांचल में भी वैसी स्थिति थी। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें लिप्त पाया गया उस पर कार्रवाई की गई और उनसे ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हर घर जल की योजना को सुचारू रूप से लागू किया जाए। जो भी कमियां हो रही है उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा तो है। मतलब आप कह रहे हैं कि अब सब दुरुस्त हो गया है? नहीं सब नहीं। देखिए एक समय में हमको क्या मिला था, 2017 में हमको जर्जर व्यवस्था मिली थी भाई साहब, और कुछ चुनिंदा लोगों की सिंडिकेट थे जो ये पूरा काम करते थे। जो भी काम होते विकास के कोई कार्य केवल कागज में हुए थे, हम लोगों ने धरातल पे उतारने का प्रयास किया और उसी का नतीजा है कि यहाँ धरातल पे विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 365 दिन चलने में विश्वास करते हैं। आज प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है, ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ मुख्यमंत्री जी गए ना हो, वहां की वास्तविकता से वाकिफ ना हो। मतलब तो क्या देखा मुख्यमंत्री साहब ने? सब जगह गए, सब जगह की व्यवस्थाओं को देखा, जो आपने कहा सब जगह की व्यवस्था को देखा, तो क्या दिखा मुख्यमंत्री साहब को? जो भी कमियां रही उसको उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया। अगर जो काम नहीं कर सकता है कोई पद से हटे। हमको ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है जो सरकार की बदनामी करते हो, क्योंकि उन्होंने पैसा तो भरपूर दिया, पैसे में कोई कमी नहीं रही, किसी योजना में नहीं रही, पैसा भी आया, काम भी शुरू हुआ। मगर कुछ लोग बीच में जो थे, चाहे ठेकेदार के स्तर पे गलतियां हुई हो, चाहे अभियंता वर्ग स्तर पे गलतियां रही हो, उसको उन्होंने जानकारी दी, उसको दंडित भी किया। ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हुए, कई ठेकेदारों में मुकदमा दर्ज कराया गया। ऐसी बात नहीं है। हम लोग का जो मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर घर को जल के दिया जाए। और जहां तक भाई साहब रोजगार की बात करते हैं, हम लोग ने रोजगार में भी काम किया। पहले मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा, बताना चाहता हूँ, पहले रोजगार कहाँ मिलते थे? प्रदेश के चुनिंदा क्षेत्रों में चुनिंदा वर्गों को नौकरियां मिलती थी, लिस्ट आती थी भाई साहब, और लिस्ट से नौकरियां मिलती थी। आज एग्जाम से नौकरियां मिल रही है। जो परीक्षा दे रहा है उसमें उत्तीर्ण हुआ उसको नौकरी मिल रही है। कोई लिस्ट नहीं चल रही है हमारे यहाँ, कोई क्षेत्र नहीं चल रहा है, कोई जाति नहीं चल रही है। हर जाति, धर्म, क्षेत्र सबको नौकरियां दी जा रही है। और विगत 9 वर्षों में हमने 9 लाख नौकरियां दी है, ऑन पेपर दी है। आप किसी स्तर से जांच करा लीजिए। और आने वाले एक वर्ष और बचा है, इसमें मुख्यमंत्री जी उसी हिसाब से नौकरी देंगे। कहीं कोई लिस्ट नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए ना, अभी कुछ दिन पहले ही पुरानी खबर है, मतलब 2-3 महीने पुरानी है, जहां आप ही की पार्टी के एक नेता ने आप ही की पार्टी के मंत्री को, आप ही की सरकार के मंत्री को रोककर कहा था कि आइए जरा दिखाइए किस किस गांव में आपने पानी पहुंचाया अभी तक। याद होगी वो घटना, महोबा में हुई थी। हाँ महोबा हुई थी, वही घटना घटी थी। जनता की जो समस्याएं थी उन्होंने विधायक के माध्यम से माननीय मंत्री जी जाना, और मंत्री जी ने कहा कि मुझको उस गांव में ले चलो जिस गांव की ये समस्या है। फिर विधायक जी ने कहा कि आप 1 महीने के अंदर जो कमियां उसको पूरी कर दीजिए। कमियां पूरी हुई। 1 महीने उस घटना के बाद कहीं कोई बात आई? अगर ऐसी बात रही होती है तो वह फिर मंत्री जी तक ये बात पहुंचती। कुछ कमियां थी उसको दूर किया गया है। शैलेंद्र जी जरा बताइए ना, अब वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ दुरुस्त हो गया है। अब
जो कमियां थी वो थी, अब ठीक कर दी गई। इन्हीं के सर ये सब झूठी बातें भाजपा के लोग करते आए हैं। अभी सीतापुर की घटना है कि उद्घाटन के मतलब अभी उद्घाटन करके उदयराज सिंह एवं तमाम शीर्ष अधिकारी और मंत्री जैसे हटे हैं, पूरी पानी की टंकी तत्काल गिर गई है। ऐसे लगभग 10 से 15 जगहों पे पूरे प्रदेश में हो गया जल कल योजना के तहत। और बुंदेलखंड का हम लोगों ने भी सर्वे कराया है। अभी कोई ये किसी ब्लॉक में बता दें, कोई एक ब्लॉक का नाम बता दें जिसमें हर गांव में घर घर जल कल योजना प्रॉपर तरीके से पानी जा रहा हो। ये लूट का अड्डा है। वो तो कह रहे हैं ना कि सब जगह जा रहा है, जहां जहां कमियां थी वो दुरुस्त कर दी गई। गरीब का पैसा लूट लिया गया है। ये लाखों करोड़ों रुपया लूटने का एक माध्यम है और कुछ नहीं है। गरीबों को कहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। दूसरी चीज, राम मंदिर चोरी में एक चोर को हटा करके उससे बड़े वाले चोर को बैठा दिया क्या? ऑलरेडी वो व्यक्ति सीबीआई जांच में वो चोरी के मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनको बनाया गया है। किनको कह रहे हैं आप? कृष्ण मोहन जी को? कृष्ण मोहन को हटा के दूसरे चोर को बैठा। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, कृष्ण मोहन की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। हाँ, अब बात आगे पूरी करिए ना, क्योंकि बात क्लियर होनी जरूरी है। मैं वही बता रहा हूँ कि बीजेपी अपने कमी को छिपाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है और नए नए मुद्दों पे भाषण देती है। आज उसी का उदाहरण है मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड में कट्टा का नया तरीका अपनाया है नौजवानों को बदनाम करने का। रोजगार तो दे नहीं रहे हैं। इन्हीं के सरकार में प्रोफेसर की भर्ती, एसपी की भर्ती, टीचर की भर्ती, छोटे से बड़े हुई भर्तियां है। सारे परीक्षाएं लीक हुई है। नीट की परीक्षा में भी रोजगार सड़कों पे है नहीं। इलाहाबाद में लगातार अनवरत कई महीनों से नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और ये बात करते हैं कि रोजगार हमने सृजन किया। ये सब झूठ है। आप डाटा निकाल लीजिए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? नहीं बोलेंगे। महंगाई आप डेटा दीजिए ना एक बार, क्योंकि देखिए अभी एक और डेटा मैं देता हूँ शैलेंद्र जी, एक और डेटा मैं देता हूँ आज। बढ़ गई है शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, 10 गुना बढ़ गई है। शैलेंद्र जी, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। देखिए मुख्यमंत्री ने आज भी उस बात का दावा किया कि उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, बलिया का रहने वाला हूँ। बलिया में रोजगार दिए हैं हमारे यहाँ। बलिया में बता दिए बिनती का चयन हुआ है। बलिया में किसी भी जिले में पता कर ले कितना झूठ है। ये सब झूठ का डाटा है। मेरे बलिया में अभी उस प्रोडक्ट को कहीं किसी को अवसर ही नहीं मिला है। उस प्रोडक्ट से हम जुड़े हुए, हमें पता है। हम लोगों ने प्रयास भी किया था उसमें कि हमारे यहाँ सत्तू की अच्छी जो है, हमारा बलिया फेमस है बाटी चोखा के, उससे तो सत्तू को चयन किया जाए, लेकिन सरकार ने भी उसका चयन नहीं किया। भिंडी का चयन किया। अभी कहीं कोई भी सेटअप नहीं बैठा है। वही स्थिति पूरे प्रदेश की है। मंच पे झूठ बोलना मुख्यमंत्री जी को अच्छे से आता है। इनसे पूछ लीजिए हमारे बलिया में कितने रोजगार मिला है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, अभी किसी को एक भी रोजगार नहीं मिला है। कोई सेटअप ठीक है, मैं आता हूँ शैलेंद्र जी, आता हूँ आपके पास। दान बहादुर जी, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि सरकार ने जो दावा किया कि 64,000 एकड़ जमीन भूमाफियाओं से खाली कराई और वहां विकास की योजनाएं चल रही हैं, वहां प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई जा रही है। ये किनके पास थी 64,000 एकड़? राणा जी, भूमाफिया पर अंकुश लगाना अच्छी बात है और समाजवादी पार्टी इसका समर्थन भी करती है कि अगर भूमाफियाओं पर, किसी भी तरह के माफियाओं पर अंकुश लगे, बहुत अच्छी बात है। अभी माननीय न्यायालय जी ने कुछ लोगों की सूची दी थी माफियाओं की और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि इन 19 से 22 लोगों के ऊपर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की, इनके असलहे कितने हैं, कैसे मिले हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी गतिविधि क्या है। अभी तक कोई जवाब सार्वजनिक रूप से नहीं आ पाया है और न्यायालय इंतजार कर रहा है इस बात का कि मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। दो चार नाम तो आप ले लीजिए ना, अभी आलोक जी भी जवाब दे देंगे। 2-4 के नाम ले लीजिए। इनकी कार्रवाई जो है इस तरह की है। दान बहादुर जी नाम भी ले लीजिए ना 2-4। सुना दूं? उन्हीं के पार्टी के लोग होंगे और किसके नाम है? मैं बता रहा हूं आलोक जी, सुनिए ध्यान रखिए।
कुलदीप सिंह सेंगर, जमीन कुलदीप सिंह सेंगर 22 मुकदमा उन्नाव जिले के रहने वाले हैं, नोट कर ले। आप सर्वे करा लीजिए। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं। धनंजय सिंह 46 मुकदमे जौनपुर के रहने वाले हैं। राजा भैया 31 मुकदमे प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमे 83 भदोही के रहने वाले हैं। अशोक सिंह चंदेल 37 मुकदमे हमीरपुर के रहने वाले हैं। विनीत सिंह 34 मुकदमे चंदौली के रहने वाले हैं। ब्रजभूषण सिंह भाजपा के पूर्व सांसद रहे हैं, 84 मुकदमे गोंडा के हैं। चुलबुल सिंह 53 मुकदमे बनारस के हैं। सोनू सिंह 57 मुकदमे सुल्तानपुर के हैं। मोनू सिंह 48 मुकदमे सुल्तानपुर के हैं, भाई भाई हैं। अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे मिर्जापुर के हैं। अभी माननीय कई नेता भाजपा के गए थे, उनके साथ बैठ करके हवन पूजा कर रहे थे। पिंटू सिंह बस्ती 23 मुकदमे। बताइए इनके असलहे, इनके बारे में टिप्पणी, इनके बारे में जानकारी अभी जवाब देंगे ना आलोक जी। आलोक जी जरा जवाब दीजिए ना। अभी तक इन पर क्या कार्रवाई हुई? नहीं वही पूछ रहा हूँ मैं, दान बहादुर जी वही पूछ रहा हूँ। आलोक जी जरा जवाब दीजिए ना। भाजपा को उनका क्या बताएंगे तक इन पर क्या कार्रवाई हुई, इन्होंने क्या जवाब तक ये बात करते हैं माफियाओं की। ये कब से माफियाओं पर बात करने लगे? राणा जी इसी ये प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे क्यों वापस लिए हैं? ये क्या माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे? आलोक जी का जवाब आने दीजिए। आलोक जी जवाब दीजिए। आज भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार में कुसुम जी आऊंगा आपके पास। कुसुम जी इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। कुसुम जी आप ही के पास आऊंगा, पहले आलोक जी को जवाब देने दीजिए। आलोक जी जैसे उन्होंने नाम लिया कुट्टू सिंह का, कुट्टू सिंह को मुख्यमंत्री आज हुए जेल में है, उनकी संपत्तियों को मुख्यमंत्री ने सीज किया। अजय सिपाही को जेल में है, सेंगर साहब जेल में है। जिसने भी योगी सरकार में कुछ भी गलत काम किया उसकी जगह जेल थी। लेकिन बाकी लोगों के नाम भी तो लिए, वो तो जेल में नहीं है। और बाकी लोग के नाम लिए, वो बता दें 17 के बाद किसी ने कोई ऐसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त ही नहीं रहे। मतलब पहले थे 2017 से पहले थे। अरे ये कोल्ड सिरप वाले में कौन कौन है पूछ लीजिए। कोल्ड सिरप में कौन है? देखो जो भी रहा हो उसकी जगह जेल है उनकी। तो आप बताइए अभी जो आपने कहा कि 2017 के बाद उन्होंने कोई ऐसी आपराधिक घटना नहीं की, मतलब 17 से पहले उन्होंने की है? नहीं हुए थी 17 के बाद जिसने भी घटनाएं की उसका स्थान जेल था। जिसने वो मुकदमे दर्ज है न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जिनके मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है, तो कोर्ट ही तो ये पूछ रहा है कि सरकार ने क्या कार्रवाई की, और आप कह रहे हैं कि कोर्ट में विचाराधीन है। तो मतलब कोर्ट अपना जवाब न देकर सरकार से मांग रही है? कोर्ट तो अब कोर्ट ने मांगा, सरकार उसका जवाब दे रही है। तो क्या जवाब दिया बताइए ना, क्या जवाब दिया? जवाब देने की तैयार बन रहा है। सबका सजना बन के कोर्ट में दाखिल होगा कि किसने क्या किया, किसके नाम से कितने असलहे थे, किसने कौन सी संपत्ति को किया। आप देखिए कोई भी अपराधी, हमने किसी जाति धर्म पार्टी को नहीं दिया। हमारे जो भी अपराध किया हो उसको उचित स्थान में पहुंचाने का कार्य किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी क्या समझा जाए कि ये जो बयानबाजी चल रही है, पहले पूर्वांचल को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे थे, लगातार दो रहे थे, अब बुंदेलखंड में उनकी एंट्री हुई है। जो भी बयान है क्या राम मंदिर दान चोरी मामले से ध्यान हटाने और उसके काट ढूंढने के लिए है, और साथ ही चुनाव सिर पर है उसके लिए है? देखिए मुख्यमंत्री के बयान जिस हिसाब से आ रहे हैं, और खासतौर पे पिछले हम एक महीने की अगर बात करते हैं राणा जी, पिछले एक महीने में लगातार दौरे, हर दिन किसी न किसी जिले में, किसी न किसी विधानसभा में 300 से लेकर के 700-800 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला मुख्यमंत्री रख रहे हैं। तमाम जगह में जो काम हुए लोकार्पण वहाँ पे कर रहे हैं। सीधे तौर पे चुनावी साल अगर कहें तो है, आने वाले कुछ महीनों में यूपी में चुनाव है, तो ये विकास की जो योजनाओं का यहाँ पे सौगात दिया जा रहा है, ये सब कुछ सियासी है। और इसमें से तमाम जो योजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है, हो सकता है वो 4 साल में पूरे हों, 5 साल में पूरे हों, लेकिन ये गिनाने के लिए सरकार के लिए तो ये होगा कि हमने इतने करोड़ की परियोजना यूपी में दी, इतने करोड़ की परियोजना इस जिले में दी, और वहाँ पे लोगों को हमने रोजगार दिया। तो ये जो बयानबाजियाँ लगातार हो रही हैं, इसको हम अयोध्या के मुद्दे से भले ही भटकाने की कोशिश अगर मुख्यमंत्री या उनके जो तमाम मंत्री हैं वो करने की कोशिश करें, लेकिन लगातार अभी भी इस मुद्दे को लेकर के लोगों का जो ध्यान है वो हट नहीं रहा है।
विपक्ष इस मुद्दे को थामे हुए है। मुख्यमंत्री कहीं कुछ भी कह रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। 2017 के पहले के सरकार के तमाम जो काम थे, जो इनके हिसाब से ठीक नहीं थे, जो गुंडागर्दी, अपराध और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा इस समय कहीं पर कुछ है तो अयोध्या दान पात्र की चोरी का मामला है, जिस पर SIT जांच और सारी चीज़ें चल रही हैं। लोग अभी भी इन बयानबाजियों से भटक नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों के जेहन में बात जरूर है कि जब राम मंदिर में दान पात्र सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश कैसे सुरक्षित होगा। जिस हिंदुत्व की बात करके ये सरकार आई थी, जिस धर्मनिरपेक्ष और तमाम जो सुरक्षा की बात करके सरकार आई थी, जब इस सरकार में इतना बड़ा मंदिर, जिस मंदिर के लिए 500 सालों से आंदोलन हुआ, उस मंदिर की दान पेटियां नहीं सुरक्षित है, तो उत्तर प्रदेश सुरक्षा की बातें करना और इस तमाम जो दावे करना वो बेमानी साबित होगा। सरकार को इस मुद्दे पर भी खुल करके सामने आना होगा। हालांकि SIT की जांच और जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, तमाम लोग जेल भी गए हैं, सरकार भी अपना पक्ष रख रही है कि हमने अपनी कार्रवाई की है और लगातार कर भी रहे हैं। फिर भी अगर कहें तो ये मुद्दा अभी भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। मुख्यमंत्री ने आज जिस तरह से बांदा में अपनी बात रखते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में रोजगार नहीं मिलता था, युवाओं के हाथों में कट्टा थमा दिया जाता था, लूट, अपराध और तमाम जो बलात्कार की घटनाएं होती थी वो होती थी, उसको लेकर के भी अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मुखर है कि इस सरकार में चीजें तो हो रही हैं लेकिन दर्ज नहीं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में चीजें दर्ज होती थी, चीजें आती थी, लेकिन अभी अगर हम NCRB के आंकड़ों की बात करें तो 5 साल इसके पहले के कार्यकाल के और 4 साल 9 सालों में अपराधों में कमी तो आई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यूपी में अपराध काफ़ी हद तक रुके हैं, लेकिन जिस बेरोजगारी की बात सरकार कर रही है, जिन दूसरे मुद्दों की बात कर रही है, उसको लेकर के आम लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। हमने भी कई जगहों पे लोगों से बात की, राणा जी, लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं सरकार बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रही है, करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन ये रोजगार किस तरह के हैं? क्या ठेले पे सब्जी बेचने वाला, क्या फिटर, क्या मिस्त्री, ये भी रोजगार की श्रेणी में आता है? क्या पकौड़ी तलने वाले भी रोजगार की श्रेणी में आता है? तो रोजगार संविदा पे 11 महीने का रोजगार आप दे रहे हैं और 11वें महीने उस बेरोजगार को जो रोजगार मिला हुआ है वो उसके बाद फिर उसकी नौकरी चली जा रही है। संविदा की जो कंपनियां हैं वो दूसरे लोगों को हायर कर रही हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में जो दूसरे लोग हायर हो रहे हैं 11 महीने बाद, वो भी बेरोजगारी के आंकड़ों को खत्म करने की जो डाटा सरकार बना रही है उसमें उसको शामिल कर दिया जा रहा है। गोरखपुर में अगर रोजगार केंद्र की स्थापना की जा रही है, युवाओं को रोजगार के लिए बुलाया जा रहा है, तो उनको नौकरी 8,000 12,000 की तो दी जा रही है, लेकिन पोस्टिंग कहाँ की जा रही है? गोरखपुर से 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर। क्या 8,000 रुपये के लिए वो लड़का वहाँ से अपनी नौकरी करने जाएगा? आंकड़ों में तो दर्ज हो गया कि हमने रोजगार दिया, लेकिन रोजगार पाने वाले और रोजगार वर्तमान में करने वाले कितने लोग हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है इस सरकार के ऊपर। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर के योगी सरकार पे हमलावर है। राणा बिल्कुल बिल्कुल। कुसुम जी, देखिए, एक घटना तो सबसे ज्यादा याद आती है कि भले से मुख्यमंत्री कहते हो कि अगर व्यापारी और बेटियां एकदम सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो सीधा यमराज के घर जाएगा, लेकिन क्या यह माना जाए कि अगर वो अपराधी बीजेपी से जुड़ा हो, अगर वो अपराधी NDA से जुड़ा हो, तो फिर कहीं नहीं जाएगा? क्योंकि ऐसी कई घटनाएं याद आती हैं। घटना याद आती है कि आप देख लीजिए कुलदीप सिंह सेंगर की कब गिरफ्तारी हुई, कब उस पर FIR दर्ज हुई, कितना हो हल्ला के बाद सब कुछ करना पड़ा, कब जाकर पार्टी से उसको निकाला गया। फिर याद आती है BHU की उस छात्रा की घटना, जिसमें उन लोगों पर गिरफ्तारी करने में 30 से ज्यादा दिन का समय लग जाता है और उन्हें चंद महीनों के बाद जमानत मिल जाती है। वो लड़की रोते हुए कहती है कि मुझे अब यहां डर लग रहा है, मैं अपने घर जा रही हूं। तो फिर वो लोग क्यों नहीं गए यमराज के पास तक? कुसुम जी, आपकी तरफ से म्यूट है। कुसुम जी, उसे अनम्यूट कर लीजिए। बात महिलाओं की सुरक्षा की है तो आपको तो आवाज उठानी पड़ेगी। आप ही म्यूट हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? कुसुम जी, देखिएगा एक बार PCR क्या कुछ प्रॉब्लम है और जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कीजिएगा ताकि फिर से मैं यही सवाल उनसे ले सकूं। आलोक जी, मुख्यमंत्री ने आज यह भी कहा कि सनातन पर हमला करना और अपनी विरासत पर हमला करना यही एकमात्र उद्देश्य बचा है विपक्ष का। तो क्या राम मंदिर चोरी पर सवाल करना सनातन पर हमला है? नहीं, देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा बेटियों के साथ गलत किया है
जी उसको सजा मिली है, चाहे बताइए वो ना, बीएचयू वाले में किसको मिली? निर्भया कांड हो। बीएचयू वाले में किसको मिली? बीएचयू वाले में 3 आरोपी, तीनों जमानत पर बाहर। उन न्यायालय का मामला है, न्यायालय उस पर जांच कर रही हो रही है। ऐसा मत जो करिए भी ना सजा मैडम, की, प्लीज। देखिए कुसुम जी ऐसा मत जी। करिए, न्यायालय का मामला नहीं होता है। न्यायालय में कानून सरकार की से तरफ से बड़ा वकील कोई खड़े होते हैं, कानून सबके सरकार लिए के बराबर वकील है, और अपना जो पक्ष भी बेहतर बात तरीके से करेगा। नहीं रख पाते हैं, तब न्यायालय को उनको छोड़ना पड़ता है। कहानी मत सुनाइएगा। मुकदमे की महिला है, पैरवी ठीक महिला के नहीं लिए होती। आप आवाज कानून उठाना सीखिए, संविधान से चलता है, पार्टी से हटकर। कानून संविधान से चलता है। संविधान से ही और वो संविधान- वकील भी खड़े होते हैं, संविधान के तहत ही वकील अपने फैक्ट्स रखते हैं। और अगर वो फैक्ट्स वकील नहीं रख पाए तो मतलब आप ये कह रही हैं कि वो पीड़िता झूठ बोल रही थी, उसके साथ कोई घटना नहीं घटी? ये नहीं कहा जा रहा, बिल्कुल घटना घटी। घटना घटी तो फिर क्यों जमानत पर बाहर है वो लोग? जेल भी गया और सजा भी, ऐसा नहीं है। आप सजा मिलती तो बाहर नहीं होते, 3 महीने 4 महीने बाद बाहर आ जाते हैं जमानत से। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यमराज के पास जाएंगे, या बीजेपी की बिल्कुल सदस्यता यमराज वाला टैग देखकर छोड़ देते हैं यमराज, कह रहे प्रभु आप हैं, अच्छा जाइए आप। ऐसा तो नहीं हो जाता? ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल मैं नहीं, तो ऐसा आपको नहीं है। उदाहरण के साथ गिना रहा हूं ना, आप मुझे उदाहरण के साथ जवाब दे दीजिए। मैंने उदाहरण के साथ आपको गिनवाई चीजें, आप मुझे उदाहरण के साथ रिप्लाई कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बेटी पहले से आप देख सकते हैं कि आज के जमाने में बेटी 80% शिक्षित है, रोड पे सड़कों पे घूम रही है, हर एक जगह पे बेटियां सुरक्षित पाई जा रही हैं। बीएचयू वाली लड़की भी सड़क पर ही घूम रही थी, बीएचयू वाली लड़की भी सड़क पर ही घूम रही थी अपने कैंपस में जब उसके साथ ये घटना घटी। उन्नाव वाली लड़की कहां थी आप बता दीजिए मुझे जब उसके साथ घटना घटी? हाथरस वाली बेटी कहां थी आप बता दीजिए मुझे जब उसके साथ घटना घटी? कौन कहां सुरक्षित है बता दीजिए। बिल्कुल सुरक्षित है, एनडीए सरकार में बेटियां सुरक्षित है। ऐसा नहीं है, जिसने भी किया उसके साथ एफआईआर हुआ, उसके साथ सख्त कार्रवाई हुई, महाराज ने उसको अच्छा, उसकी सजा भी दी। ठीक है, 2 महीने बाद गिरफ्तारी हो, 2-3 महीने बाद गिरफ्तारी हो और 4 महीने बाद जमानत मिल जाए, इसको एनडीए की सरकार में कहते हैं सख्त कार्रवाई। बहुत अच्छे, ठीक है कुसुम जी, लौटूंगा आपके पास। आलोक जी, मेरा सवाल यह था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर बनने से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन और आस्था पर और विरासत पर हमला करना विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य है। तो क्या राम मंदिर पर सवाल पूछना सनातन पर हमला है क्या? नहीं, राम मंदिर पे सवाल आप पूछिए, पूछना हर व्यक्ति का अधिकार है, कुछ भी पूछ सकता है, मगर पूछने के पहले सोचिए आप क्या पूछ रहे हैं। वही तो मैं भी पूछ रहा हूं ना कि कैसे, मैं भी तो वही जानना चाह रहा हूं आपसे, बताइए ना। नहीं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो भी राम मंदिर से संबंधित एक ट्रस्ट था, कोई भी अपने हमारे आस्था पे अगर कमेंट करे, एक सवाल पूछना होता है, एक कमेंट करना, 2 अलग-अलग चीजें होती हैं। दोनों उदाहरण के साथ बताइए किसने कमेंट किया और किसने सवाल पूछा। नहीं, आप विपक्ष के लोगों ने कब किया? राम मंदिर बनने के पहले यही बोलते थे कि यही विपक्ष बोलता था कि राम मंदिर की तारीख पूछता था ये विपक्ष, मगर राम मंदिर की तारीख भी आई, राम मंदिर भी बना और आज की डेट में पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग राम मंदिर का दर्शन करने आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसको किया। हाँ, कुछ घटनाएं जैसे आप अभी तक जवाब नहीं दे पाए मेरे सवाल का। नहीं, एकदम उदाहरण के तौर पर बताइए ना, सवाल क्या, तंज क्या? मुख्यमंत्री जी के पास भी नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री जी के पास जवाब है, मुख्यमंत्री हमारे पेदार है, वो तो सबकी बात सबके सामने नहीं पाए, चंदा चोरी हो रही है लगातार। दान बहादुर जी, ठीक है, आलोक जी, ठीक है, जवाब समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। मैं उसी पर सवाल अब दान बहादुर जी से पूछ रहा हूँ। दान बहादुर जी देखिए, एक काम तो आप कर रहे हैं, चोरी हो, आलोक जी नहीं बोल पा रहे हैं, मैं बता दूं। नहीं, मैं पहले सवाल कर लूं आपसे। दान बहादुर जी पहले मैं सवाल कर लूं। देखिए, एक कमी तो आपकी रही और इस बात को आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा खुले दिल के साथ। आप लोगों को जनता के विकास से दर्द होता है। 1 मिनट शैलेंद्र जी 1 मिनट सवाल पूछने दीजिए। हाँ जी, जनता के विकास से आपको भी दर्द होता है। राम मंदिर अगर बना, उसमें लोगों को नौकरियां मिली,
नौकरी करने वालों ने 15,000 की सैलरी में अगर 50 लाख का घर बना लिया, 6 लाख की गाड़ी खरीद ली, 6 लाख का जो है अपने भाई की शादी में पैसा दे दिया, 2 लाख रुपए का गर्लफ्रेंड को फोन दे दिया, गर्लफ्रेंड को पैसा ट्रांसफर कर दिया, तरक्की नहीं देखी जा रही आपसे जनता की? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा देश के साथ? बताइए। राणा जी, समाजवादी पार्टी ने कभी प्रभु श्री राम या उनकी जन्मभूमि पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि जो राम के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, सवाल उस पर समाजवादी पार्टी उठा रही है। अब आप हमको कहते हैं कि रामद्रोह, हम रामद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम चंदा चोरों को, चढ़ावा चोरों को, दान चोरों को बेनकाब कर रहे हैं, जो आस्था के नाम पर जनता के पैसे का गबन कर रहे थे, भगवान राम के नाम पर जो व्यापार कर रहे थे। अब इसको आप दूसरे वे में लेते हैं। अरे आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप तो क्या दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले ना कि हम ही ने मंदिर बनवाया। हालांकि माननीय न्यायालय के आदेश पर बना और तैयार हुआ, तो आपने चंदा में चोरी की, आपने जमीन में घोटाले किया, चढ़ावे में घोटाले किया, चांदी सोने में घोटाले किया, नकदी में घोटाले किया, ईंट में। कितने घोटाले आप करेंगे? राम के नाम पर व्यापार करेंगे आप, और कोई सवाल उठाएगा तो आप कहेंगे रामद्रोही है। भाई राम तो सबकी आस्था के बिंदु हैं, राम तो सबकी आस्था के केंद्र है। 100 करोड़ की पॉपुलेशन, 120 करोड़ इस देश की राम के प्रति आस्थावान है, हम भी आस्थावान है, आप भी आस्थावान है। लेकिन आस्था के नाम पे डकैती डालना, ये तो कानूनी अपराध है, और समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार पे आवाज उठा रही है। आप भ्रष्टाचार करेंगे, समाजवादी पार्टी इस महापाप में चुप बैठेगी? ऐसा तो होगा नहीं, समाजवादी पार्टी तो सवाल उठाएगी। ठीक है। शैलेंद्र जी सुन पा रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल जो है भाजपा का शुरू से षड्यंत्र है मोदी जी का और योगी जी का। राष्ट्र के नाम पे देश को भेज दिया, अडानी अंबानी के हाथों में पूरा देश भेज दिया गया। कई प्रदेशों की जमीन किसानों की कौड़ियों के भाव अडानी को दे दिया गया, उधर पेड़ काट दिए गए, अडानी को दे दिया गया। और बचा है उत्तर प्रदेश में, अब जो है राम मंदिर के नाम पे जो करोड़ों आस्था के लोग का चढ़ावा है उसकी चोरी हो रही है। तो राष्ट्र के नाम पे देश को बेचे और आस्था के नाम पे जो है चंदा चोरी की है, चढ़ावा चोरी की है। इनका चरित्र पूरा देश जानता है और लोग जानते हैं। आने वाले 27-29 की चुनाव में जनता इनको बैठा देगी घर, क्योंकि कब तक आप देश के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे लोगों को गुमराह करेंगे। जो फोर्स में नौजवान थे, अब उनको 4 साल की नौकरी मिल रही है, 4 साल में नौकरी करके घर रिटायर होकर चले जाएंगे। एक गुमराह किया जा रहा है देश को आउटसोर्सिंग के नाम पे। उधर फोर्स में भी जो है अब 4 साल की नौकरी के नाम पे सारा पैसा करोड़ों करोड़ रुपये लूटे जा रहे हैं। उसी का उदाहरण है ये देखिए, राम मंदिर के नाम पे चढ़ावा में पैसा लूटा गया, जलकल योजना के नाम पे लाखों करोड़ रुपये लूट लिए गए, माँ गंगा के नाम पे, जिस माँ गंगा के नाम पे मोदी जी बनारस चुनाव लड़ने आए, उस माँ गंगा के नाम पे 10,000 करोड़ से अधिक लूट लिया गया, अधिक पैसा लूट लिया गया। तो इनके बारे में अब बात करने पे भी इन लोगों को तो शर्म आती नहीं है। ये तो झूठ बोलने की मशीन है और ये लोग बेशर्म हो चुके हैं। जो राम को भी नहीं छोड़ा, जिस राम के नाम पे इनकी सरकार बनी थी, जनता ने विश्वास किया है इनके आस्था के नाम पे, उनको भी अब छोड़ा नहीं। और आज देश के नाम पे सारे देश को बेच दिया, सारे संसाधनों को बेच दिया, पूरे रेलवे को बेच दिया, भारत सरकार की जितनी संस्थाएं बेच दिया, एयरपोर्ट सारे बेच दिए। ठीक है शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी बात आ गई आपकी। ठीक है शैलेंद्र जी बात आ गई। दीपक जी, क्योंकि देखिए जो हम आंकड़े देख रहे हैं अगर बुंदेलखंड के विकास के भी, तो उसमें दिख रहा है कि 90% परिवारों तक, घरों तक जो है पानी पहुंच चुका है। बड़ी बड़ी रोड हमें दिखाई दे रही हैं, फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं, बड़े हाईवे दिख रहे हैं, ये सारी चीजें नजर आती हैं। लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं, खुद हमने महुआ मुहिम किया तो पता लगा कि जहां टंकियां बनी है वहां पानी नहीं है, जहां पाइपलाइन बिछी है घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, एक बूंद तक नहीं पहुंचा है। तो अदम गोडवी साहब की एक लाइन याद आने लगती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। तो क्या वैसी वाली स्थिति है क्या? राणा जी, हम बांदा, हमीरपुर और झांसी की ही बात ना करें, पूर्वांचल की बात करें जो बीजेपी का गढ़ है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां से कई बार के सांसद रहे हैं, उनके प्रभाव का क्षेत्र है। आप वहीं के कुशीनगर की बात कर लीजिए, देवरिया की बात कर लीजिए, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, इन तमाम जिलों की बात करिए जहां से पिछले 20-22 सालों से योगी आदित्यनाथ
लगातार अपना एक प्रभाव जमाते रहे। इन जगहों की भी स्थिति काफ़ी खराब है। एक आवरण बनाया जाता है कि हमने विकास की योजनाएं दी, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल तो दिए गए, लेकिन वहाँ पे संसाधन की स्थिति क्या है? जीरो है। वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं उनकी स्थिति क्या है? जहाँ पे 100 प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए वहाँ पे 20 प्रोफेसर किसी तरह से काम चला रहे हैं। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना महत्वपूर्ण नहीं है, उस पर लोग कैसे उस पर काम करें, उसका लाभ लोगों तक कैसे मिले, इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। गोरखपुर में भी देखिए तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ कितना लोगों तक पहुंच रहा है, ये आलोक जी गोरखपुर से हैं, वो बेहतर जानते होंगे। तो हम मध्य यूपी की बात करें, पूर्व यूपी की बात करें या पश्चिमी यूपी की बात करें, हर जगह ये स्थिति है। सरकार पैसे तो खर्च कर रही है, हजारों करोड़ रुपए इन जिलों में खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसका लाभ अगर कहें तो सीधे तौर पे अभी भी आम जनता को मिल नहीं रहा है। और सिर्फ शहरी क्षेत्र में जो चमक दमक है, सारी चीजें दिख रही है, ग्रामीण इलाकों की स्थिति में अभी भी बहुत कुछ ऐसा खास बदलाव नहीं हुआ है जिसको देख करके कहा जा सके कि पिछले 50 सालों में जो नहीं हुआ वो पिछले 9 साल में योगी सरकार ने कर दिखाया है। अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, सिर्फ कहने की नहीं, करने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। दान बहादुर जी आपका भी, आलोक जी आपका भी शुक्रिया, कुसुम जी आपका भी, शैलेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, दीपक जी आपका भी शुक्रिया, आप सभी ने कीमती समय दिया। लेकिन सवाल यही कि क्या ये बड़ी बड़ी बातें करके इसी को विकास कहा जा सकता है क्या? जो दावे आंकड़ों में नजर आ रहे हैं, जो आंकड़ा विकास का दिख रहा है, क्या सच में जमीन पर भी वही विकास है या सिर्फ फाइलों में दर्ज हो गया है? जो बात दीपक जी ने कही कि तमाम रोजगार दिए जा रहे हैं, लेकिन 8,000 के लिए जो लोग जाते हैं अपने घर से 200 किलोमीटर दूर, क्या उनसे पूछेगा क्या वो रोजगार है? क्या उसी में पकोड़े तलने वालों को भी तो शामिल नहीं कर लिया गया है? इस तरह से आंकड़ा तो बढ़ेगा, लेकिन क्या सच में जीवन बेहतर होगा? आप भी सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।